आज तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। इंडिया के लिए कल का दिन बहुत बुरा रहा। मर्दों की टीम भी हार गई, औरतों की टीम भी हार गई। एक सीरीज़ हार गई आयरलैंड जैसी टीम से, और एक ऑस्ट्रेलिया से मैच हारी और इवेंट से बाहर हो गई। पाकिस्तान में क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। ओलंपिक क्वालिफिकेशंस की क्या सिनेरियो उस पर भी बात करेंगे। और कल की सबसे बड़ी जो खबर थी वो थी बेन स्टोक्स की इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट, तो उस पर भी बात होगी। दिस इज नसीब हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शुरुआत करते हैं। द वर्ल्ड चैंपियन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन टीम्स एवर, वो हार गई आयरलैंड से। एक मैच नहीं, दो मैच। याद है मैंने कहा था कि फ्लूक होता है एक मैच हारना, दो मैचेस हारने फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। दिस इज द वर्ल्ड चैंपियन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जब भी मैं कोई इंडिया पे क्रिटिसिज्म करता हूँ, इंडियन जो फैंस हैं उनके बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। भाई ये बात समझिए कि ये तो अंडरस्टूड है कि इंडिया एक बेहतरीन टीम है। इंडिया की अचीवमेंट्स मुझे बार बार गिनाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ पाकिस्तान से ना मिलाइए, हमारा बहुत बुरा टाइम चल रहा है, हमारी टीम बहुत पीछे है। इंडिया इज़ फार अहेड स्पेशली इन T20 क्रिकेट। सही है, लेकिन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है। कल मैंने एक ट्वीट की थी जिसपे बहुत लोगों ने बड़ा शोर मचाया। मैंने कहा दिस इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ प्लेइंग IPL ऑन द हाईवेज। इसका काउंटर एक बहुत अच्छा है कि यार वो तो 11-12 सालों से ऐसी पिचेस बन रही हैं, तो आज क्यों ख्याल आ रहा है? आज ख्याल इसलिए आ रहा है कि अब बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल प्लेयर भी बनते जा रहे हैं। अब कहाँ है आपके पास विराट कोहली? अब उस तरह के प्लेयर्स तो नहीं आ रहे हैं। अब आपके पास मॉडर्न डे में जिस तरह के अभिषेक शर्मा टाइप प्लेयर आ रहे हैं, देखिए कल के मैच में मुझे अफसोस है कि तिलक वर्मा ने फिनिश नहीं किया, क्योंकि वो इस टाइप का प्लेयर है, वो फंस के खेलने वाला प्लेयर है। कल की पिच वैसी थी। तो जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि इतनी बड़ी ना ख़त्म होने वाली IPL होती है, इसके कुछ वेन्यूज़ ऐसे होने चाहिए जहां 150 बनाना मुश्किल हो, जहां 150 चेस करना के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, बॉलर्स के लिए इजी हो, बैटिंग के लिए इंतहाई मुश्किल हो। ऐसे कुछ वेन्यूज़ हों ताकि बैट्समैन थोड़े तगड़े हों, आर या पार वाले ना हो कि कल जब संजू आउट हो गया पहली ही बॉल पे तो उसी ओवर में मारने जा रहे हैं अभिषेक शर्मा। दिस इज द वे आई प्ले का एक एक्सक्यूज एक टाइम तक चलता है। एक मैच हारे हुए हैं, दूसरा मैच आप हारने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा देख के सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। दूसरे मैच में इंडिया ने गलतियों को सही आइडेंटिफाई किया। दोनों जो बॉलर्स जिन्होंने ज़्यादा रन्स दिए थे, जिनकी वजह से उस मैच में फंसे थे, उनको निकाल दिया। जिनको डेब्यू कराया वो बड़ा ज़बरदस्त खेला। अच्छा, अब आपका मसला क्या हो रहा है कि रन्स भी 155 अचीवेबल, और एक ऐसी टीम के खिलाफ इंडिया में कहता हूँ 200 भी सामने वाला करे तो इस बैटिंग पे उनको चेंज करना बनता है, लेकिन 155 पे भी फंस गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सोचने की, देखने की बड़ी ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड इस टीम ने बहुत ज़बरदस्त खेला है, लेकिन अब फ़ौरन उठना है, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है, अब ये ना हो ना कि जहां आप जाएं वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करे, आप मुश्किल विकेट पे फंस रहे हो। ये चीज़ ना हो। आयरलैंड की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम को एक बार नहीं 2 बार हराया है। आने वाले वक्तों में दुनिया याद किया करेगी कि वो सीरीज़ याद है 2026 में जब आयरलैंड ने वाइट वॉश किया था इंडिया को। तो ये उनकी क्रिकेट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। एंड इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया कि थोड़ी सी चीज़ों को ठीक भी करना है। अच्छा, दो बातें। एक, जो वैभव सूर्यवंशी के लिए कह रहे हैं, यार वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये उसके मतलब की पिच नहीं थी। वो भी मार धाड़ वाला प्लेयर है, तो वो भी यहाँ स्ट्रगल करता। एंड एट दिस यंग डेलिकेट एज अगर वो फेल होगा तो उसका बाद में कमबैक करने में उसको और मुश्किल होगी, वो और परेशानी उठाएगा। तो ऐसी जगह पे उसको ना खिलाना मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है, आप कुछ और सोच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये ठीक फैसला था। अब अफसोस मुझे होता है कि हर बार तलवार लटकती है संजू पे। संजू के करियर पे एक किताब लिखनी पड़ेगी। जहां कुछ प्रॉब्लम होती है संजू पे तलवार लटकती है। अगर आने वाले मैचेस में उसने कुछ नहीं किया तो वैभव उसी को रिप्लेस करेगा। तो संजू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रन करे। और दूसरा, ओवरऑल जो गलतियां हुई हैं उससे सीखना है और जल्दी खड़ा होना है। आई एम प्रीटी श्योर इस टीम में पूरी सलाहियत है कि वो दोबारा खड़ी हो और दोबारा अच्छा परफॉर्म करे। आयरलैंड के जो कोच थे उनकी काफ़ी अचीवमेंट है। उन्होंने इंग्लैंड की टीम को भी वर्ल्ड कप में हराया हुआ है, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ भी कामयाबी हासिल की है, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टेस्ट अपनी टीम को जिताया हुआ है।
लेकिन वो जैसे ही इंडिया के खिलाफ सीरीज जीते उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है। एक्चुअली आयरिश बोर्ड का ये कहना है कि ये पहले से डिसाइडेड था, नया कोच अफगानिस्तान की सीरीज से पहले ज्वाइन कर लेगा, बट मुझे लगता है जब नया कोच लेना ही था तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद इस बंदे को रोकना चाहिए था। हेनरिक मिलान ने उनके साथ बड़ा अच्छा काम किया है एंड इट्स एक्सेलेंट फॉर देम। ये जो आखिरी मैच भी 1 रन से इंडिया हारा है, ये 10-12 रन हो सकते थे, वो तो आखिरी ओवर में वो पैनिक कर गया, कभी नो करा रहा है कभी वाइड करा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हर्षित राणा ने ओवरऑल बड़ा अच्छा खेला है। जाहिर है अफसोस होता होगा, दुख होता है, जाहिर है जब आप छोटी टीम से हारते हैं, हमें तो बहुत आदत हो गई है, लेकिन इससे आपको ये याद रखना है कि ये फॉर्मेट बड़ा जालिम है, इसमें आप ज़रा सी गलती करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो ये आपको बख्शता नहीं है। तो ऐसा ही हुआ। इंडियन वुमेन्स टीम की जहाँ तक बात है तो कल के मैच में मुझे ये लगता है, एक तो देखिए इट वॉज इनेविटेबल कि पाकिस्तान से जीतना है, बांग्लादेश से जीतना है, ये तो आपने जीतना ही था, सही है। आपको साउथ अफ्रीका से जीतना चाहिए था, नहीं जीत पाए तो फिर ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करना पड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से जीतना इनका बड़ा मुश्किल है, वो मर्दों की तरह खेलती हैं उनकी लड़कियां। अब कल क्या हुआ कि एक पॉइंट था जहां 185 190 भी स्कोर हो सकता था, इंडिया ने स्लो खेला, चल रहे हैं, पार्टनरशिप लग रही है, रन्स बन रहे हैं, फिर भी उसके बाद जब आप इतना स्लो खेलेंगे तो फिर आप ऐसी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को कैसे पकड़ पाएंगे। आखिर में जाके जमेमा को चेंज करने का क्या फ़ायदा हुआ, थोड़ा पहले कर लेते तो थोड़ा कुछ फ़ायदा भी हो जाता। बट एनी हाउ अनफॉर्चुनेट है क्योंकि 50 ओवर वर्ल्ड कप चैंपियन, यहाँ उनको आगे बढ़ना चाहिए था, एटलीस्ट नहीं हो पाया। तो कल का दिन जैसे मैंने कहा, मर्दों का हो औरतों का हो, इंडिया के लिए काफ़ी बुरा रहा। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे बेन स्टोक्स के हवाले से, और कसम से बड़ा एंड ऑफ एन एरा कहूँगा, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड एंड आर्ग्यूबली वन ऑफ द, आई वुड से दी बेस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे और सरियन बोथम का नाम लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बेन स्टोक्स की जो फाइटिंग स्पिरिट है, नेवर से डाई एटीट्यूड, ऑफ द फील्ड उनके कारनामे अलग हैं, लेकिन ऑन द फील्ड ही हैज़ डन सो मच एंड ही हैज़ डन सो वेल। मुझे वो लम्हा नहीं भूलता जब कार्लोस ब्रैथवेट ने वर्ल्ड कप में आखिरी जो उनका ओवर था उस पर 4 छक्के लगा के वेस्ट इंडीज़ को चैंपियन बनाया था। और कौन सोचेगा कि वो बंदा इतना फेमस नहीं होगा और बेन स्टोक्स दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाएगा। उस पॉइंट से वो बंदा ना सिर्फ उठा, उसने अपनी टीम को वनडे वर्ल्ड कप जिताया, अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताया। तो व्हाट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और आप ये देखो, मुझे अभी भी वो ना क्लियरली वो वर्ड्स याद है नासिर हुसैन के, जो उन्होंने कहा था कि बेन स्टोक्स विद द विनिंग रन्स, हु एल्स। तो वही वाली बात है, कितना कितना मुश्किल मैच था वो, वहाँ लो स्कोरिंग मैच था, वहाँ पे भी अगर बेन स्टोक्स खड़ा ना होता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत भी सकता था। तो इस आदमी का बड़ा रोल रहा है, चाहे ये हो, चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप हो। कभी इंग्लैंड वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता था, तो वो थैंक्स टू बेन स्टोक्स उसमें कामयाब हुए। उनका जाना आगे आने वाले वक्तों में कभी वो अपनी किताब लिखेंगे तो पता चलेगा कि क्या रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गोरों की मेंटालिटी होती है, जब उनको लगता है ना कि अब चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, बैटिंग में उनसे उस तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो मे बी दैट्स द रीज़न कि उनको लगा कि अब टाइम आ गया है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस वंडरफुल करियर एंड थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस, जिस तरह की क्रिकेट, जिस ब्रांड की क्रिकेट बेन स्टोक्स खेले। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं ओलंपिक क्वालिफिकेशंस के हवाले से। तो कहानी ऐसी है कि पहले तो हमें लग रहा था कि पाकिस्तान जैसी टीमों का कोई चांस नहीं है, लेकिन अब पता चल गया है कि लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में 6 मर्दों की टीमें होंगी, जिसमें जो सबसे सिंपल बात है वो ये है कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ओशनिया, यहाँ से एक एक टीम होगी। ज़ाहिर है एशिया से तो देयर इज़ नो क्वेश्चन इंडिया होगी, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन भी है, इंडिया की रैंकिंग भी ऐसी है, तो वो तो वहाँ से आ गई। फिर आ जाता है आपका जनूबी अफ्रीका, अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट से आ जाएगी। इंग्लैंड यहाँ से आ जाएगी, लेकिन अब इंग्लैंड पे सवाल ये है कि ओलंपिक में वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ जाते हैं, तो क्या इस तरह से होगा। वही कॉम्प्लिकेशन वेस्ट इंडीज़ के साथ आएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट तो वेस्ट इंडीज़ से खेलती है, लेकिन ओलंपिक्स में उनके आइलैंड्स होते हैं, तो ये होगा। ओशनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वहाँ ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे, न्यूजीलैंड
चौथे नंबर पे। ये याद रहे कि 31 दिसंबर 2026 इज द कट ऑफ डेट फॉर रैंकिंग। तो मज़ा इसमें ये आएगा कि जो टीमें हो जाएंगी वो हो जाएंगी, पाकिस्तान जैसी टीम का तो कोई ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन का चांस नहीं है। तो क्वालिफिकेशन के लिए एक इवेंट होगा और उसमें न्यूजीलैंड हो सकती है, श्रीलंका हो सकती है, पाकिस्तान हो सकता है, तो इसमें मज़ा आएगा। तो ये पूरा चांस है पाकिस्तान के पास कि ओलंपिक में क्वालिफाई करे। वो हम कोई भंड मार दे तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज चांस पूरे पूरे हैं। तो ये क्वालिफिकेशन का सीन है। साथ साथ आज की खबर है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में पैसे बढ़ा दिए। जो 30,000 फीस थी वो अब डोमेस्टिक क्रिकेटर की 30,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिए। तो इसमें मैं मेमोरी को रिफ़्रेश कर दूं कि रमीज़ राजा के ज़माने में नदीम खान ने ये काम किया था कि पैसे बढ़वाए थे डोमेस्टिक खिलाड़ियों के, और फिर उसके बाद फॉर सम रीज़न कटौती कर दी थी, और अब 2026 में जाके दोबारा ये हुआ है। तो बेसिकली हम खुश तो बहुत हैं कि प्लेयर्स के पैसे बढ़े हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो तो 2022 में 1 लाख रुपए थे। तो जो 1 लाख रुपए 2022 में थे अब वो 2026 में हम दे रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आया ग्रोथ कहाँ आई, बट दैट्स इट। इसी तरह से चल रहा है, चलो पैसे बढ़े तो सही। तो ये है कहानी आज की। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।